हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा के लिए डबल स्टार टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, जो कि हूबहू आपके बिहार दरोगा पीटी एग्जाम पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर इससे पहले का टेस्ट नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस वीडियो में हम लोग आज टेस्ट 7 जो है करने वाले हैं, जो कि कल हुआ था, संडे के दिन लिया गया था। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 में आपका दर्शन दिया गया है और सूची 2 में प्रवर्तक का नाम दिया गया है। उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? ये हो जाएंगे आपके वादरायण। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये आपके हो जाएंगे गौतम बुद्ध। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे जैमिनी। और द्वैतवाद के हो जाएंगे माधवाचार्य। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन में ए में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है दोस्तों। एल 169, जे 196। यहाँ पर पूछा जा रहा है खाली स्थान की जगह पे क्या होगा दोस्तों, और एफ 256 दिया गया है। इसमें हो जाएगा दोस्तों एच 225। कितना हो जाएगा? एच 225। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपका इसमें क्या कहा जा रहा है? उपयुक्त राज्यों में राज्यसभा के सीटों के आधार पर जो आपका दोस्तों अवरोही क्रम में चुनना है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 19 सीटें हैं राज्यसभा की। बिहार में कितना है? तो 16 सीट है। और तमिलनाडु में 18 सीट है। तो अवरोही क्रम में, घटते क्रम में चुनना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो एक जो है सबसे पहले आपका हो जाएगा एक। उसके बाद हो जाएगा 3 महाराष्ट्र, 4 तमिलनाडु और लास्ट में आपका बिहार। तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की चर्चा की गई है। अगर हम लोकसभा की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट कहाँ पर है? तो यूपी में है 80 गो। कितना है? 80 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में दोस्तों 48 है। और तमिलनाडु में कितना है? 39 है। बिहार में तो आपको पता होगा कितना है? 40 है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं शामिल है? अमेरिकी डॉलर शामिल है, जापानी येन भी शामिल है, यूरोपियन यूरो शामिल है, चीनी रेमिनी शामिल है दोस्तों, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी शामिल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जो इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि एक तरफ आपका रीट दिया गया है और शाब्दिक अर्थ दिया गया है, तो इसको सुमेलित करना है। परमादेश दोस्तों, अगर हम रीट की बात करें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार जो है 5 रीट निकालता है। कितना रीट निकालता है? 5 रीट निकालता है, जिसमें कि यहाँ पर 4 रीट दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। परमादेश का अर्थ होता है हमारा आदेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश होता है दोस्तों कि सशरीर जो है आपका प्रस्तुत करना है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा किस आज्ञा पत्र या फिर अधिकार से। और उत्प्रेषण लेख का जो है आपका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रमाणित करने को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 4 1 3। 2 4 1 3 किस में है? तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि मेनार आर्द्र भूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है? मेनार आर्द्र भूमि किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा राजस्थान। किसमें स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो है किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? महाद्वीप का नाम पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम दोस्तों यहाँ पर एक बार मैप बनाकर देख लेते हैं। चलिए ग्लोब बना दिए हैं हम। यहाँ पर 0 डिग्री जो होता है दोस्तों, 0 डिग्री, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जो है दोस्तों उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री को दोस्तों हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो आपका भारत जो है यहाँ पर, भारत जो है दोस्तों यहाँ पर उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर
भारत के 8 राज्य कुल जो है आपका हो जाएगा। तो अगर हम 8 राज्य की बात करें क्रमवार पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल जो आपका कुल 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों? कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। कथन क्या है दोस्तों? कथन है कि महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तो नहीं किया जाता है, ये आपका हो जाएगा गलत। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका कथन जो है गलत हो गया। कारण देख लेते हैं। महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये दोस्तों बिल्कुल सही है आपका। तो कारण आपका जो है बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए गलत है लेकिन आर जो है आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दोस्तों एक तरफ जो आपका आविष्कारक का नाम दिया गया है और दूसरी साइड जो आपका आविष्कार आविष्कार का नाम दिया गया और दूसरी साइड आविष्कारक का नाम दिया गया है। तो इसका जो है चलिए हम लोग सुमेलित कर रहे हैं। कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों? आप लोगों को पढ़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने, रॉबर्ट हुक ने किया था। यह प्रश्न जो है बिल्कुल बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया था? जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया था दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। केंद्रक केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किसने किया था? तो ये आपका कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका हो जाएगा 3। तो इसका जो सही सुमेलित कूट क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। 4 2 1 3 किस विकल्प में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी में है 4 2 1 3। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है ठोसों और एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ता कंप्रेशन जो दोस्तों काफी कम होती है, जो कि गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। कम नहीं होती है, काफी अधिक होती है। क्या होती है? काफी अधिक होती है। दूसरा कथन दिया गया है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही कथन कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सही कथन केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि 14 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्वारा देश के 4 हस्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। इस संबंध में सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेलित करके आप लोगों को सही उत्तर देना। चलिए एक साइड जो आपका दिया गया है दोस्तों मनोनीत सदस्य, क्या दिया गया है? मनोनीत सदस्य। और दूसरी ओर जो है कार्य क्षेत्र दिया गया है मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन का कार्य क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो इसका कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? इतिहासकार है। क्या है? मीनाक्षी जैन एक इतिहासकार है। उज्जवल देवराय निकम। उज्जवल देवराय निकम का कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक वकील है। हर्ष वी श्रृंगला कौन है दोस्तों? ये हर्ष वी श्रृंगला एक जो है आपका पूर्व राजनयिका है। और सी सदानंदन जो क्या हो जाएगा? आपका अध्यापक हो जाएंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी ए डी बी ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 देशों की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा देश उन 5 देशों में शामिल नहीं है जहां पर जुलाई 2025 में नरेंद्र मोदी ने आपका यात्रा किया था? तो चीन, नामीबिया, अर्जेंटीना और साइप्रस। पूछा जा रहा है इसमें से किस देश में उन्होंने जो है आपका यात्रा नहीं किया था? ये हो जाएगा दोस्तों चीन और साइप्रस। चीन और साइप्रस में जुलाई 2025 में उन्होंने यात्रा नहीं किया था। तो इसमें जो है नहीं वाला पूछा जा रहा, मतलब गलत कथन कौन सा हो जाएगा? 1 और 4 गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है। सिंधु नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी के संबंध में कथन दिया गया है दोस्तों सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है। पहला कथन क्या है?
सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है क्या दोस्तों? नहीं, तीव्र नहीं है, बहुत कम है। क्या है? सिंधु नदी के ढाल बहुत कम है, तो पहला कथन जो आपका ये हो गया गलत। दूसरा कथन क्या है दोस्तों कि सिंधु द्रोणी का 2/3 से अधिक भाग भारत में है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। ये भी दोस्तों आपका क्या हो गया? ये भी आपका गलत हो गया। 2/3 नहीं होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो न तो 1 सही है और न ही 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और दूसरी ओर वर्ष दिया गया है। तो तमिलनाडु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तेलुगु की बात करें दोस्तों, तेलुगु को जो है 2008 में दिया गया है, ये भी सही है। असमिया की बात करें, ये 2020 में नहीं दिया गया है दोस्तों, ये आपका 2024 में दिया गया। कब दिया गया है? 2024 में दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। पाली एवं प्राकृत को 2024 में दिया गया, ये सही है। तो इसका पूछा जा रहा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेंट्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट्स। चलिए दोस्तों, इसमें जो है आपका एक सेंटेंस दिया गया है कि सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर। तो इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा पार्ट जो है आपका गलत है। तो इसमें जो गलत पार्ट है दोस्तों, एज मोर इंटेलिजेंट एज, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, भारतीय संगीत से संबंधित किस घराने की रंगीला घराना के नाम से जाना जाता है? भारतीय संगीत से संबंधित जो आपका घराना है, रंगीला घराना के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों आपका आगरा घराना। क्या हो जाएगा? आगरा घराना। आइए इसका विकल्प देख लेते हैं, आगरा घराना किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आगरा घराना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या जो है दोस्तों कब की गई थी? 28 जून 1914 को की गई थी। कब की गई थी? 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आपका फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। उसके बाद जो है आपका 1914 में जो है आपका प्रथम विश्व जो है प्रारंभ हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें, जिसकी कुल लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है आपका ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है दोस्तों। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप तीनों को गुना कर देंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1160, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो है दोस्तों किसी शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है ये किसी शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो संयोग में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो संयोग का सबसे पहले हम संधि विच्छेद कर लेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम जोड़ योग। क्या हो जाएगा? सम जोड़ योग। तो पहला शब्द आपका क्या हो जाएगा? सम। सम उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो आपका सही है। 3 कथन यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। क्षय रोग वायु द्वारा संचरित होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्षय रोग जो है वायु द्वारा संचरित होता है। अगला हैजा दूषित पानी से होता है दोस्तों, हैजा दूषित पानी से होता है, ये भी सही है। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित होता है क्या दोस्तों? एड्स जो है आपका लैंगिक संचरण से नहीं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत। एड्स जो है लैंगिक संपर्क से संचरित नहीं होता है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा गलत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि कथन और कारण दिया गया है और आपको विचार करना है कि कौन सा जो है कौन सा सही है। तो पहला कथन जो आपका दिया गया है कि न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं होती है दोस्तों, न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं होती है, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है, ये होती है।
न्यूरॉन्स की झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है, ये भी सही है दोस्तों। न्यूरॉन्स की झिल्ली जो है ध्रुवीय अवस्था में रहती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कथन ए और कथन आर दोनों सही है और कारण जो है इसका सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। प्रमुख सम्मेलन एक साइड दिया गया है और एक साइड आपका आयोजन स्थल दिया गया है। तो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये आपका कहाँ पर हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 जो है कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये दोस्तों मस्कट ओमान में हुआ था। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 3-1-4-2। 3-1-4-2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में कथन पर विचार करना है दोस्तों। 3 कथन दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। आइए हम लोग तीनों कथन को एक बार पढ़ लेते हैं। आपका पहला कथन क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के आयोजन में भाग लिया था दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पर भाग लिया गया था। दूसरा क्या कर रहा है, यह कार्यक्रम स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था, ये आपका हो जाएगा दोस्तों गलत है। ये स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित नहीं किया गया था, ये आपका आवास एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा जो है आपका आयोजित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आवास एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा किया गया था। तीसरा जो कथन है दोस्तों, तीसरा कथन जो है इसमें, ये तीसरा कथन है कि गया जी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा प्राप्त किया है, जो कि सही है। तो आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, सही है दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करना है दोस्तों। इसमें से कौन सा भिन्न है दोस्तों, कोट, शर्ट, जैकेट और स्वेटर। कोट, जैकेट और स्वेटर दोस्तों हम लोग ठंडी में यूज करते हैं, इसका ठंडी में कोट, जैकेट और स्वेटर का यूज करते हैं। और यहाँ पर शर्ट जो है दोस्तों, शर्ट तो हम सालों भर पहनते हैं, तो इसमें शर्ट जो है इसमें भिन्न हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 25। किसी उधार दी गई राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 432 रुपया है। तो मूल राशि ज्ञात करना है दोस्तों। मूल राशि कितना हो जाएगा, इसका मूल राशि हो जाएगा आपका 3375। 3375 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। ज्योतिबा फुले के संबंध में जो है 3 कथन दिया गया है। ज्योतिबा फुले के संबंध में 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है गलत है। गलत कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1872 में की गई थी, ये आपका हो जाएगा गलत है। ये 1872 में नहीं किया गया था दोस्तों, कब किया गया था, 1873 में किया गया था, तो पहला आपका गलत हो गया। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना 1778 ईस्वी में किया था, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 1778 में नहीं किया था, ये 1873 में किया था, दूसरा भी गलत हो गया। इन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी गई थी, जो कि सही है दोस्तों। तो सही क्या हो जाएगा, 3 जो है सही है, तो यहाँ पर लेकिन गलत कथन पूछ रहा है, तो 1 और 2 तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूछा जा रहा है, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा लानोस। कौन सा हो जाएगा, लानोस। लानोस कहाँ पर है घास का मैदान, ये आपका वेनेजुएला में है। कहाँ पर है, वेनेजुएला में है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, 0.10 आपका जो है 10 आवेश को 15 विभव वाले बिंदु बी से 135 भी विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा दोस्तों। तो आपका कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 12 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, 12 जूल कार्य करना पड़ेगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। यहाँ पर क्या खोजना है दोस्तों? तो सही कथन खोजना है। 3 कथन दिया गया और इसमें सही कथन खोजना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा गलत। घर्षण नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है कि घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। ये हो जाएगा दोस्तों सही। घर्षण बल जो है सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। अगला कथन क्या है दोस्तों? सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। तो सभी वस्तुओं का जड़त्व समान कैसे होगा? ये हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि भारी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। कितना होता है? भारी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है। तो आपका गलत हो गया। 1 और 3 यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, तो केवल जो है केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि बिहार में सोना कहाँ पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आप लोगों को पता भी होगा कि बिहार में सोना जो है कहाँ पर पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना जाना जाता है दोस्तों। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका कहलाता है अनुष्ठान कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुष्ठान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में रामसर आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों, कौन सा कथन सही है? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। 4 कथन दिया गया, इसमें से सही कथन खोजना है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 90 है क्या दोस्तों? ये आपका गलत हो जाएगा। 90 नहीं है, ये आपका हो जाएगा 93, जो एशिया में सर्वाधिक है। अगला है आपका दोस्तों खीचन और मेनार आर्द्र भूमि कहाँ पर है? राजस्थान में है। खीचन और मेनार आर्द्र भूमि कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। नहीं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो आपका ये तो गलत है ही, सी भी गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? सर्वाधिक आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यह टोटल कितना है? 20 है। 20 रामसर स्थल तमिलनाडु में है। अगला जो आपका डी में कहा जा रहा है दोस्तों कि रामसर स्थल की संख्या के स्तर पर भारत विश्व में चौथा स्थान पे है। दोस्तों ये भी गलत हो गया। चौथा स्थान पे नहीं है, ये तीसरा स्थान पर है। तीसरा स्थान पर है और एशिया में जो है आपका 1 नंबर पे। एशिया में 1 नंबर पे है और वर्ल्ड में 3 नंबर पे है। इसमें पूछा जा रहा सही कथन कौन सा है? तो बी जो है सही कथन हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो एक्जियम मिशन 4 के लिए एक निजी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए थे, किस अंतरिक्ष स्टेशन पर उनको लिया स्टेशन पर जाएंगे दोस्तों? वो किस अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे ये पूछा जा रहा है। यह जाएंगे आपका अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड दोस्तों। एग्जैक्टली वन वर्ड कौन सा हो जाएगा? चलिए एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वे आर यूज्ड इन द ओरिजिनली के लिए दोस्तों एग्जैक्टली वन वर्ड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्बटिम। क्या हो जाएगा? वर्बटिम। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पोचमपाद बांध जो है दोस्तों, पोचमपाद बांध श्री राम सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी पर स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है दोस्तों? सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? ये आपका हो जाएगा ईरान। कहाँ की है? ईरान की गुप्तचर संस्था है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था दोस्तों, पूछा जा रहा है उसमें से किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपका कोसुत और फ्रांसिस डिक ने किया था। किसने किया था? कोसुत और फ्रांसिस डिक ने हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित हुआ दोस्तों? ये आपका कांडला गुजरात में स्थापित हुआ है। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? कांडला गुजरात में स्थापित हुआ है। और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित राजवंश पर विचार करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है राजवंशों के शासन के सही कालक्रम को चुनना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका ट्रिक है संगम सतुआ। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? संगम सतुआ। चलिए संगम सतुआ, इसका ट्रिक क्या है? संगम सतुआ। संगम से हो जाएगा दोस्तों आपका संगम वंश। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा संगम वंश, उसके बाद स से हो जाएगा सालू वंश, त से हो जाएगा तुलु वंश और आ से हो जाएगा आरवीडू वंश। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है संगम सतुआ। ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और 20% मत जो है अवैध था। यदि कुल मतों की संख्या कितना है दोस्तों? 16,250 है। तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों में कितना संख्या प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ये कितना प्राप्त हुआ है? ये दोस्तों आपका 5200 वैध मत प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है दोस्तों? परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको हो जाएंगे दोस्तों जॉन डाल्टन। कौन हो जाएंगे? जॉन डाल्टन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 में क्या कहा जा रहा है? किसी पदार्थ का अपचयन जो दोस्तों ऑक्सीडेशन कब होता है? किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन कब होता है दोस्तों? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है दोस्तों। कब होती है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा से निर्वाचित नहीं हुए दोस्तों? कौन कौन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा से निर्वाचित नहीं हुए हैं? ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो आई.के. गुजराल हो जाएंगे, एच.डी. देवगौड़ा हो जाएंगे, मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ये तीनों जो है राज्यसभा से निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे हैं, जबकि राजीव गांधी दोस्तों लोकसभा से रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा जा रहा है कि पुरुष तथा महिलाओं की श्रेणी में वर्ष 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स किसे दिया गया है दोस्तों? ये किसको दिया गया है लॉरियस स्पोर्ट्स? ये दोस्तों मोंडो डुप्लांटिस और मिशेल सेंटेनर को दिया। किसको दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 45 ये किसको दिया गया है दोस्तों? तो मोंडो डुप्लांटिस तथा सिमोन बाइल्स को दिया गया। मिचेल सेंटर को नहीं दिया गया है, सिमोन बाइल्स को दिया गया है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आदि कर्मयोगी तथा तलाश पहल की शुरुआत किया गया है? आदि कर्मयोगी तथा तलाश पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है दोस्तों कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 मुख्य रूप से जो है किससे संबंधित है? मुख्य रूप से दोस्तों यह सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 48। पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार की कौन सी विशेषता है दोस्तों? पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रवेश एवं निर्गमन की स्वतंत्रता। प्रवेश एवं निर्गमन की स्वतंत्रता पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार की विशेषता है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 49। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का पर विचार करना है दोस्तों कि कौन सा कथन जो आपका सही है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। वित्त आयोग हर 5 साल में
वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों, ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। अगला है आपका कि वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 281 में है क्या दोस्तों? 281 में नहीं है, ये आपका 280 में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी जो है यहाँ पर मिसप्रिंट के कारण 281 लिख दिया गया, लेकिन 280 होगा और इसका सभी उत्तर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 में दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि सुमेलित करना है। गुप्तकालीन सिक्का है एक साइड और एक साइड उसके प्रचलित नाम है। सोने का सिक्का किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? ये आपका दिनार के नाम से जाना जाता था। चांदी का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? रूपक के नाम से। तांबा का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? मासक के नाम से। और शीशे का सिक्का पोटीन के नाम से जाना जाता था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है दोस्तों कि निम्न गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर है ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आपका भीतरगांव मंदिर हो जाएगा और देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। तो 3 और 4 जो है दोस्तों ये आपका यूपी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों तिगवा विष्णु मंदिर और भूमरा शिव मंदिर की बात करें दोस्तों, तो ये दोनों कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये दोनों आपका एमपी में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है? 52 में दोस्तों कह रहा है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क प्रतीक का संबंध किससे है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। क्या हो जाएगा? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एबीसी का औसत भार कितना है? 65 केजी है। यदि ए बी का औसत भार 62 केजी है और बीसी का औसत भार 66 केजी है, तो बी का भार कितना हो जाएगा दोस्तों? बी का भार यहाँ पर पूछा जा रहा है। बी का भार कितना हो जाएगा? 61 केजी हो जाएगा। 61 केजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है दोस्तों, इसका किस कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा एएस टाइप का। एएस टाइप का जलवायु कहाँ पर है दोस्तों? कोरोमंडल तट पे है। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु कहाँ पे है दोस्तों? तो कोरोमंडल तट जो है आपका पूर्वी घाट पे जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पूर्वी घाट पे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में सावलकोट जल विद्युत परियोजना की शुरुआत भारत के किस राज्य में किया गया है दोस्तों? ये आपका किया गया है जम्मू और कश्मीर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? जम्मू और कश्मीर में किया गया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों? जनगणना 2027 के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन को खोजना है। 16वीं जनगणना होगी भारत में और ये 2 चरणों में पूरा होगा। ये दोस्तों आपका हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका कथन है कि 1931 के बाद यह दोस्तों पहली जनगणना है जिसमें जो है जाति जनगणना पर आधारित है दोस्तों, ये भी सही है। तो ये भी आपका सही है। सी क्या है दोस्तों कि सी में कह रहा है कि पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में होगी। ये दोस्तों आपका गलत हो गया। 2025 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 2026 होगा। क्या होगा? 2026। 1 अक्टूबर 2026 से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में इसके पहले चरण की शुरुआत होगी। ये आपका सी क्या होगा? गलत हो गया। डी में कह रहा है कि केंद्र सरकार जनगणना 2027 में सभी इमारतों को जियो टैगिंग करने की घोषणा करेंगे दोस्तों। ये आपका सही हो जाएगा। ए, बी और डी जो है राइट आंसर है इसका। और सी क्या है? गलत है। तो गलत ही खोजना था यहाँ पर, तो सी आपका हो जाएगा गलत। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मान्यता प्रदान किया गया है। यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की कौन सी संपत्ति थी दोस्तों? तो 44वीं संपत्ति थी। कौन सी संपत्ति थी? 44वीं संपत्ति थी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों आपका यूनेस्को की बात करें दोस्तों, यूनेस्को में भारत की कुल 44 जो दोस्तों मूर्त धरोहर है। 44 क्या है? मूर्त धरोहर। 44वां था आपका मराठा सैन्य परिदृश्य।
और अमूर्त धरोहर की बात करें दोस्तों तो भारत में वर्तमान में 15 अमूर्त धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो 44 और 15 आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिल्कुल पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है दोस्तों? आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल मात्रक कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं मूल मात्रक। तो मीटर, एम्पियर और सेकेंड जो है ये आपके मूल मात्रक है, जबकि ओम जो है आपका मूल मात्रक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, द्रव का दाब निर्भर करता है। द्रव का दाब जो है किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ये आपका गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर जो है आपका निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 4 कथन दिया गया है और इसमें गलत कथन कौन है दोस्तों, इसी को खोजना है। आइए पढ़ते हैं। इसका पहला कथन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला थी दोस्तों मैडम क्यूरी, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी। अभिजीत बनर्जी को 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये 2020 में नहीं मिला है दोस्तों, 2019 में मिला। कब मिला है? 2019 में मिला है। तो आपका दूसरा कथन हो गया गलत। तीसरा कथन, अभी तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सही है दोस्तों। सबसे कम उम्र के नोबेल विजेता कौन है दोस्तों? मलाला यूसुफजई। ये भी सही है। ए सी और डी इसका सही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका असत्य कथन खोजना था। तो असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? 61 में कहा जा रहा है कि कथन ए जो है सिक्किम को भारत के सह प्रांत का दर्जा 1974 के संविधान संशोधन में मिला था। ये दोस्तों 1974 के संविधान संशोधन में मिला था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। और कारण क्या है इसका? सिक्किम विधानसभा के चुनाव में सिक्किम कांग्रेस को भारी बहुमत मिली थी दोस्तों, जो भारत के साथ जुड़ने में के पक्ष में थी। तो ये भी सही है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है दोस्तों? बिहार युवा आयोग के गठन के संबंध में गलत कथन कौन सा है दोस्तों? असत्य कथन कौन सा है वही चुनना है। 4 कथन यहाँ पर भी दिया गया है और गलत कथन चुनना है। आइए 8 जुलाई 2025 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार युवा आयोग का मंजूरी दिया गया दोस्तों। तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा सही। अगला है, आयोग ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य रहेंगे दोस्तों आयोग में। तो ये भी सही है। अगला कथन क्या है? आयोग के सभी सदस्यों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी दोस्तों। ये आपका गलत हो गया। 35 वर्ष नहीं होगी दोस्तों, 45 वर्ष जो है आयोग के सभी सदस्यों की अधिकतम आयु होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका सी गलत है इसमें, तो ए, बी और डी जो है इसका राइट है। आयोग का कार्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता सुनिश्चित करेगा। तो इसका जो है गलत कथन पूछा जा रहा था, तो सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 63 में दोस्तों क्या कह रहा है? 63 में 2 वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात जो है 1:4 है और उसका जो है आयतन समान है। तो घनत्व पूछा जा रहा है दोस्तों, इसका घनत्व कितना हो जाएगा? इसका घनत्व भी हो जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न को। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा 8 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। सबसे अगर हम दोस्तों उत्तर से शुरू करें, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो आपका सबसे पहले हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान और सिवान के बाद हो जाएगा दोस्तों आपका सिवान और सारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। चलिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों गंगा के उत्तर की ओर। गंगा के अगर हम दक्षिण की ओर बात करें तो गंगा के दक्षिण आपका हो जाएगा दोस्तों भोजपुर, भभुआ, रोहतास और कैमूर। भोजपुर, भभुआ, रोहतास और कैमूर ये आपके गंगा के दक्षिण ओर से जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 65 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? भारतीय रुपए में विदेशों से ऋण लेने के लिए कौन बॉन्ड जारी करता है दोस्तों? भारतीय रुपए में विदेशों से ऋण जारी करने के लिए, ऋण लेने के लिए कौन बॉन्ड जारी करता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मसाला बॉन्ड्स। क्या हो जाएगा? मसाला बॉन्ड्स जो है जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है दोस्तों? नास्तिक दर्शन पूछा जा रहा है। उत्तर मीमांसा, योग दर्शन और न्याय दर्शन है। ये तीनों कौन सा है दोस्तों? ये तीनों आस्तिक दर्शन है।
नास्तिक दर्शन में हो जाएगा दोस्तों आपका गौतम बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के बाद हो जाएगा आपका जैन दर्शन। जैन दर्शन के बाद आपका कौन होगा दोस्तों, चारवाक दर्शन। क्या हो जाएगा, चारवाक दर्शन। तो आपका तीन दर्शन जो है दोस्तों, तीन दर्शन जो है आपका नास्तिक दर्शन है, और तीन दर्शन जो है आपका ये आपका आस्तिक दर्शन है। तो इसमें नास्तिक पूछा जा रहा है तो केवल दो जो है नास्तिक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य का अनिवार्य घटक नहीं है। राज्य का अनिवार्य घटक पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है, तो भूभाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सरकार भी होना चाहिए और जनसंख्या भी होना चाहिए, तो ये तीनों घटक तो सही है। गैर संप्रभुता होनी चाहिए, ये आपका हो जाएगा दोस्तों गलत। ये अनिवार्य घटक नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फूट प्रोटेस्थीस लॉन्च किया है दोस्तों। ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये किसके साथ लॉन्च किया है दोस्तों, तो एम्स बीबी नगर के साथ मिलकर शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एम्स बीबी नगर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मच्छरों की जनसंख्या की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए एआई आधारित स्मार्ट प्रणाली की शुरुआत करेगी दोस्तों। एआई आधारित स्मार्ट प्रणाली की शुरुआत कौन सा राज्य करेगा, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य करेगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा जो है NaOH के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है कैथोड और स्थानांतरित हो जाता है दोस्तों। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम प्लस। क्या हो जाता है दोस्तों, सोडियम प्लस जो है स्थानांतरित हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस शासक ने क्रय विक्रय या फिर इसको कह सकते हैं आप सांकेतिक मुद्रा, सोना चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया था, किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72। 72 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कि पौधों के तनों की परिधि वृद्धि में से किसके कारण होती है। तो पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि किसके कारण होती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। किसके कारण होती है दोस्तों, ये आपका होता है पार्श्व विभाजोत्तक के कारण। किसके कारण होता है, पार्श्व विभाजोत्तक के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इसमें कितने भारतीय सदस्य शामिल थे, तो इसमें 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि हंटर कमीशन 1919 में जारी किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है अध्यक्षता किसने किया था, लॉर्ड हंटर ने किया था, और इसमें 3 भारतीय शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर 4। 74 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रख दिया गया है। तो अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है, और निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप रखा गया। निकोबार का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों, निकोबार का नाम बदलकर स्वराज रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहीद द्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 75। निम्न में से उपार्जित लक्षण क्या है दोस्तों। उपार्जित लक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। उपार्जित लक्षण क्या है, तो शरीर का वजन जो है आपका उपार्जित लक्षण है, उपार्जित लक्षण। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 70 नंबर 6। 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मानसिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है 45 वर्ष की उम्र के बाद जो है आपका महिलाओं में बंद हो जाता है, जिसको जो है मेनोपॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेनोपॉज कहा जाता है। तो मेनोपॉज किस ऑप्शन में है, मेनोपॉज आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार जब दोस्तों मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसको मीनार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीनार्ज कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77। 28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत पहलगाम हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम नेशनल पार्क के समीप मार गिराया था दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ऑपरेशन महादेव। किस ऑपरेशन के तहत मार गिराया था 3 दोषियों को, ऑपरेशन महादेव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कपास किस प्रकार की फसल है,
कपास दोस्तों पूछा जा रहा है, कपास से रिलेटेड अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कपास किस मिट्टी में पाया जाता है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कपास सर्वाधिक जो है आपका उपजित होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कपास जो है किस प्रकार की फसल है, ये आपका उष्णकटिबंधीय फसल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय फसल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा दोस्तों कौन सा है? सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा है, ये आपका हो जाएगा सल्फा ड्रग। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा जाएगा दोस्तों, सल्फा ड्रग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, पक्षियों के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। उभयचर जो होता है दोस्तों, उभयचर जलीय प्राणी जैसे कि आपका मेढक हो गया, तो इसमें 3 कक्ष होते हैं। और मछलियों में कितना होता है? मछली में दोस्तों 2। कितना होता है? 2। तो इसमें 4 कक्ष किसमें है? 2, 4 और 5 में है। 2, 4, 5 किस ऑप्शन में है? तो 2, 4, 5 जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 81, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कि कब हराया था? नर्मदा नदी के तट पर। और दोस्तों ये कब हराया था? ये दोस्तों कब हराया था? ये आपका हराया था 618 ईस्वी में। कब हराया था? 618 ईस्वी में हराया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। वह प्रकृति प्रेमी भी था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। वह कौन था? वह दोस्तों कौन था? इब्न बतूता था। कौन था? इब्न बतूता था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की 18 जुलाई 2025 के घोषणा अनुसार निम्नलिखित में से किस कैरेट के स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 9 कैरेट। 9 कैरेट के स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजन करने के लिए कितनी राशि रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत मंजूरी दी है दोस्तों? तो 1 लाख करोड़। कितनी? 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 लाख करोड़। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहा जा रहा है ये देख लेते हैं कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर मौजूद है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। तो कुल पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं दोस्तों? पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 23 लड़कियां। कितनी लड़कियां हैं? 23 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब के द्वारा मुंगेर में बंदूक एवं तोपों को बनाने के लिए कारखाना स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मीर कासिम। क्या हो जाएगा? मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम ने अपना जो है राजधानी सबसे पहले मुंगेर बनाया और मुंगेर में बंदूक और तोपों को बनाने के लिए कारखाना स्थापित किया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 87, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप कौन सा भाग जो है द्विगुणित नहीं है दोस्तों? पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? अंड, दलपुंज, अंडाशय और युग्मज, इसमें से द्विगुणित कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका अंड या फिर बिंब। अंडा या फिर बिंब जो है ये आपका द्विगुणित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं अमीबा और प्रोटोजोआ। ए जो है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो ये आपको हो जाएगा निर्मला सीतारमण। कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 90, सन्यासी विद्रोह समाप्त किए जाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह दोस्तों कब शुरू हुआ था? 1763 से 1800 ईस्वी तक था सन्यासी विद्रोह।
आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो है सही नहीं है दोस्तों। गलत कथन खोजना है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी इसमें कौन सा कथन गलत है। अधिकांश भारतीयों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों, तो आपका पहला कथन जो है गलत हो गया। अधिकांश भारतीयों ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो पहला ही कथन आपका गलत हो गया। अधिकांश शिक्षित भारतीयों का समर्थन नहीं मिला था, ये आपका सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बने रहे, ये भी सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका, ये भी सही है। तो इसका जो गलत कथन है ऑप्शन ए इसका गलत कथन है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 92 में क्या क्या कह रहा है कि हाल ही में शुरू किए गए क्वाड एट सी आवर्जक मिशन का जो है उद्देश्य क्या है दोस्तों। आवर्जक मिशन का क्या उद्देश्य है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सर, अगला जो प्रश्न है आपका कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है दोस्तों। जी का मान पूछा जा रहा है, तो ये होता है आपका 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जी का मान किसने दिया था दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि जी का मान जो है किसने दिया था। तो ये आपका क्या था, सीजीएम केवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था, केवेंडिश ने दिया था। केवेंडिश ने दिया था, केवेंडिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। 94 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। 94 में निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के कण प्रकृति की व्याख्या करते हैं दोस्तों। प्रकाश का कौन सा कण है जो प्रकृति की व्याख्या करता है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है दोस्तों। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक दोस्तों किसकी है, सीजीएम की है। किसकी है, सीजीएम की है। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से किसने मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था दोस्तों। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया था। पी आनंद चार्लू, वी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये तीनों थे दोस्तों, तीनों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति किस राज्य में की गई थी दोस्तों। लोकायुक्त की नियुक्ति भारत के किस राज्य में सबसे पहले किया गया था। ये दोस्तों आपका किया गया था 1971 में। कब किया गया था, 1971 में किया गया था। और कहां पर किया गया था, महाराष्ट्र में किया गया था। सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति महाराष्ट्र में 1971 में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 98 में क्या कह रहा है दोस्तों, सुमेलित करना है। एक तरफ आपका घाटी दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो चितवन घाटी कहां पर है दोस्तों, चितवन घाटी कहां पर है, नेपाल में है। पंजशीर घाटी कहां पर है दोस्तों, ये आपका अफगानिस्तान में है। सक्रेट घाटी कहां पर है, ये आपका हो जाएगा पेरू में है। और बालिम घाटी कहां पर है, पापुआ न्यू गिनी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 कहां पे हो जाएगा दोस्तों, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कहा जा रहा है, भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच का जो है सफल परीक्षण कहां पर किया गया है दोस्तों। भारत में पहली बार हाइड्रोजन चलित रेल कोच का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है। ये दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है, चेन्नई में है। यहीं पर इसका परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 100 पर आ चुके हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा गलत कथन जो है यहाँ पर गलत है, ये पूछा जा रहा है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दोस्तों गुलमोहर का मिला है। गुलमोहर का मिला है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन को मिला है। ये भी हो जाएगा दोस्तों आपका गलत। दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, दोनों ही गलत है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो है डबल स्टार टेस्ट सीरीज 7 यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ऑलरेडी जो हम लोग पोस्ट कर चुके हैं इसका पीडीएफ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले टेस्ट की ओर। दोस्तों डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो है आपका सिर्फ सैटरडे और संडे को आएगा, सैटरडे और संडे को आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और सब दिन जो है आपका, और सब दिन आपका क्या आएगा,
और सदिन आपका जो है दोस्तों होमवर्क सीरीज 3.0 आएगा, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप लोग जाकर वो वीडियो भी देखिए। बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं और जिसका करंट अफेयर्स वीक है, वो तो बिल्कुल जाकर देखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।